मुझे तो समझ नहीं आता था कि शायद मैं जी भी पाऊँगा या नहीं जी पाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था। फैज़ान ने बताया कि अक्षय भाई, दिन में मैं सोता था और रात को उठ के मैं पूरी रात अपने घर में चक्कर काटता था। मोहल्ला पड़ोस दिखता था, हर छत पे मुझे कोई ना कोई एंटिटी बैठी दिखती थी, जैसे मैं एक ऐसा द्वार बन गया हूँ जो सबको देख सकता हूँ। जब ये हरिद्वार से दिल्ली सब कुछ ढूंढ ही रहे थे, मोहल्ले के पास इन्हें एक औरत का पता चलता है कि उसके अंदर कोई आत्मा आती है, सिद्धि आती है और वो उतारे करती है। ये लोग पहुंच जाते हैं वहां पर और हाथ जोड़ लेते हैं कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो। और वो औरत बहुत बड़ी फ्रॉड होती है। शायद इनके चाचा चाची ने ही कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच के उस औरत के पास इन्हें पहुंचाया था। पहले तो वो औरत इनसे बहुत सारा पैसा खाती है, इनको अलग अलग पूजा बताती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरे अंदर कोई जिन आता था, उसको मैंने फिरोशा कोटला जाके बांध लिया और अब वो जिन मेरी सारी बात मानता है। इसके पापा इस चीज़ को सुनते और बोलते कि अगर हम अपने लड़के को फिरोशा कोटला ले जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वो औरत बोलती कि हाँ चलिए, हम वहाँ पर जाके ठीक हो जाएगा। फिरोशा कोटला लेके जाते हैं और फैज़ान के अंदर ठीक तो क्या ही होगा, और भी सारी एंटिटीज़ जो वहाँ पे थी वो भी फैज़ान के अंदर आना स्टार्ट कर देती है। उस औरत को कहीं ना कहीं टूर चाहिए होता था। फैज़ान का मानना था वो जो औरत थी वो अपने ऐसी ऐसी जगह का नाम ले देती थी कि जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस हो कि वहाँ चलते हैं, वहाँ ठीक हो जाएगा। अब इस औरत ने नाम लिया कि कलिहर की मज़ार पर चलते हैं, वहाँ पर जाके सब ठीक हो जाएगा। इनके घर वालों ने उस औरत की बात मानी और ये फैज़ान को लेकर कलिहर की मज़ार पर गए। फैज़ान ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया कि अक्षय भाई, मैं उस मज़ार के बारे में बता देता हूँ। मैंने सुना था उस मज़ार में उतारे होते हैं, लेकिन सही में लोगों को चैन से बांधा जाता था और जिसके अंदर कुछ भी होता था, उस मज़ार में जाने के बाद अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता था और ब्लैक मैजिक कुछ किया जाता था तो उसके पेट से ब्लैक मैजिक की वो चीज़ निकल जाती थी। फैज़ान ने बताया जब मैं उस मज़ार की परिक्रमा कर रहा था, मेरे पेट से चाय निकली और मेरे पापा उस दिन समझे कि यार कहीं ना कहीं सब सच बोल रहे हैं कि फैज़ान को चाचा चाची ने ही कुछ करके इस तरीके से भेजा है। वहाँ से भी फैज़ान को थोड़ी सी शांति मिली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो एंटिटी वहाँ से चली गई। शांति तो मिली, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जब ये कलियर से वापस आ रहे थे रात को 1-2 बज रहे थे, अचानक से इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ जाती है और इनकी जान बच गई। लेकिन हुआ क्या, जब इनके पापा फ़ोन मिलाते हैं, जो गाड़ी उठाने वाले थे, रस्सी से ले जाने वाले थे, पिक करने वाले थे, अचानक से फैज़ान को अंदर से आवाज़ आती है कि तू मुझे कितना ही कोशिश कर ले, तू मुझे अपने अंदर से निकलवा नहीं पाएगा। और जो गाड़ी पिक करने वाला आया था, उसकी कम से कम गाड़ी को उठाने में 7 से 8 बार रस्सी टूट गई। उसके पापा और मम्मी ये तमाशा देख रहे थे, बड़े भाई तमाशा देख रहे थे कि हमारे फैज़ान के साथ हो क्या रहा है। इस सिचुएशन में फैज़ान निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ये यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये उस औरत से धोखा खा चुके थे, ये फिर दोबारा एक अपने ही मोहल्ले के आसपास के एक इंसान जो कि मैकेनिक का काम किया करता था, उसके बारे में लोग बताते कि यार इसके ऊपर सिद्धि आती है, एक बार इससे वो ट्राई करवा लो। ये जो परिवार था ऐसा हो गया था, क्या ना करता कहाँ ना मरता। ये उस मैकेनिक के पास पहुंचे और उसके हाथ जोड़ लिए। उसने बताया कि मैं सिद्धि प्राप्त एक इंसान हूँ और मैं आपके बच्चे को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, आप बहुत जगह भटक लिए। और जैसे ही ये जो मैकेनिक था फैज़ान को देखता है, फैज़ान के अंदर का जिन इस मैकेनिक को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लेता है और जिन बोलने लगता है यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है जो फैज़ान के अंदर आ रखा है, इसके परिवार को किसी तांत्रिक ने बांध रखा है, तो तांत्रिक क्रिया से भेजा गया है, इसमें आपके रिलेटिव का कोई रोल नहीं है। और घर वाले बैठ के सुन ही रहे थे। तो जो मैकेनिक था वो बोलते कि यार इसे तो आप कुछ खिलाओ, ये तो वैसे ही हट जाएगा। और वो जो जिन था वो अपनी ख्वाहिशें बताना शुरू करता है। फैज़ान ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वो मीठा, लेकिन उस दौरान मैंने कम से कम 10-12 रसगुल्ले खाए और कम से कम नहीं तो बर्फियाँ खाई जितनी मैं हो सकता हूँ। और वो जिन अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मेरे शरीर को छोड़ देता। मेरे घर वालों को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरे घर वाले मुझे घर पे लेके आ जाते और उसके बाद फिर 3 दिन बाद यही नाच गाना उस जिन का शुरू हो जाता। वो जो मैकेनिक था वो भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगा, पैसे मांगने लगा, अजीब अजीब सी क्रिया के लिए पैसे बोलता। और मेरे घर वाले अब तक कम से कम 7-8 लाख रुपए के नीचे आ चुके थे। 1-2 महीने बाद ये लोग समझ जाते हैं जो मैकेनिक है ये भी बहुत बड़ा ढोंगी है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे पैसे इसने खा लिए। फैज़ान के पापा बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, उनकी गवर्नमेंट की जॉब से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, उनको मथुरा मूव करना था। और मथुरा मूव करने से पहले फैज़ान के पापा फैज़ान को बोलते, बेटा मुझे मजबूरी में जाना पड़ेगा, लेकिन कभी अगर ऐसा लगे तुझे बहुत परेशानी है, तू पर्सनली मुझे फ़ोन करियो। उनके पापा के आंखों में आंसू थे और अगली सुबह वो अपनी पोस्टिंग के लिए मथुरा निकल गए। अचानक से इतना सारा लोन, इतना सारा कर्जा, और फैज़ान के पापा झेलने वाले सिर्फ अकेले थे। तभी फैज़ान के पापा को उनके दोस्त का फ़ोन आता है और वो सारे हालात सुनने के बाद बोलते कि दिल्ली में मेरी बहन बैठती है और उसको सिद्धि है, मेरी माँ वो बिल्कुल पैसा नहीं लेगी, उसे भेज दे।
दिल्ली के बारे में सुन के उनके पापा पहली बार फैजान के खुश हुए थे, क्योंकि उनके दोस्त ने बोला मेरी बहन तुझसे कोई पैसा नहीं लेगी, तू बच्चे का इलाज करवा। फैजान के पापा ने फटाफट से फोन करा और दिल्ली वाली औरत के बारे में बताया कि वो सिद्धि प्राप्त है, उनके पास जाओ, पैसा नहीं लेगी। फैजान के बड़े भाई मम्मी वहाँ पहुंचती हैं और वो जो सिद्धि प्राप्त औरत होती है वो साफ साफ बता देती कि आप इतनी जगह पे घूम के आए हो, इतना सारा पैसा आपने लगा दिया, मेरे बड़े भाई का मेरे पास फोन आया था और मैं इस बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। उस औरत ने फैजान को एक ताबीज दिया, कुछ चीजें रखने को दी गई, कुछ चीजें खाने को दी और परहेज करवा दिया कि तू बिल्कुल बाहर का नहीं खाएगा, तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, इतने टाइम के लिए तुझे बाहर नहीं निकलना। जो दिल्ली वाली जो सिद्धि प्राप्त तांत्रिक थी उन्होंने जो बताया फैजान ने वो सब कुछ करा और कुछ ही महीनों बाद फैजान बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक होने के बाद फैजान और उनके बड़े भाई और मम्मी डिसीजन लेते कि हमें भी मथुरा मूव हो जाना चाहिए और 3 महीने बाद ये लोग भी मथुरा पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन इनकी जो दादी थी वो मथुरा वाले घर में आती है। जब पापा गए हुए थे ऑफिस, बड़े भाई गए थे स्कूल और जो तबीयत थी वो मम्मी की भी थोड़ी खराब चल रही थी और फैजान तो रिकवर कर रहे थे। दादी घर पे आती है और बोलती है कि तेरे दादा ने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इनके दिमाग में कुछ नेगेटिव तो आया नहीं, इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि हाँ दादी जी आप बैठिए और चाय वाय बना के लाते हैं। तो फैजान अपने कमरे में लेटे हुए थे। खासियत बस ये थी कि इनके कुछ घर के पार्ट्स में कैमरा लगा हुआ था जो इनकी दादी को नहीं पता था। तो जब तक बड़े भाई घर में आते दादी जी इनको बोलती कि दादा का फोन आया और वो मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं बस स्टैंड तक जा रही हूँ। तो ये बोलते चाय तो पी लो, दादी बोलते नहीं 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 मैं अपने घर जाके चाय पी लूंगी, और दादी बड़ी अजीब तरीके से वहां से निकल जाती है। तो फैजान के बड़े भाई घर आते और पूछते कि घर में कोई आया था क्या, अजीब सी स्मेल आ रही है। तो जो मम्मी जी थी वो बताती थी कि दादी आई थी। तो वो पूछते फैजान कहाँ है, फैजान तो अंदर सो रहे थे। वो अपने कैमरा चेक करते हैं, इतना गुस्सा होते कि दादी जब घर में आई थी तो दादी ने पता नहीं घर के चारों तरफ क्या क्या छिड़का था, वो कैमरे में सब कुछ आ गया। फैजान के बड़े भाई ने वो सारी चीज़ें अपने पापा को व्हाट्सएप की और उनके पापा बहुत अच्छे से समझ गए थे कि उनके परिवार का कितना बड़ा हाथ था इस चीज़ में। अचानक से ही फैजान की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी इस दादी वाले इंसिडेंट के बाद। 2 दिन बाद ही उन्हें रात को एक सपना आया जब वो अपने हस्बैंड के साथ सो रही थी। सामने 2 बेड लगे थे, एक पे फैजान, एक पे उनका बड़ा बेटा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका किसी ने पैर खींचा, उन्हें लगा कि शायद बच्चों को कुछ चाहिए होगा। जब वो उठ के देखती हैं तो बच्चों में किसी की आंख खुली नहीं थी, दोनों सो रहे थे। ये भी वापस सो जाती है और अगले दिन से इनके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे वो सूजन बढ़ने लगती है और घर के कामकाज करने इनकी मम्मी जो है बंद कर देती है। ऐसी हालत हो जाती है इनकी मम्मी की। फैजान वैसे ही रिकवर कर रहे थे, बड़े भाई का स्कूल आना जाना था, पापा को बहुत सारी चीज़ों में बंद के रहना पड़ता था, सरकारी नौकरी थी, तो घर में 1-2 हफ्ते तक खाना नहीं बन पाता था। कभी बाहर से आता था, कभी ये लोग खाना अवॉइड करते थे क्योंकि फैजान को तो बाहर का खाना अलाउड ही नहीं था। इस दौरान फैजान की हालत भी ऊंच नीच होनी स्टार्ट हो गई। तो इनके पापा को सिर्फ एक आइडिया आया कि एक मौलाना था जो इनको ठीक कर रहा था। लेकिन बीच में एक बार क्या हुआ था, जब एक मौलाना के पास ये जाने वाले थे तो उस मौलाना की किसी रिलेटिव में डेथ हो गई थी, तो वो उतारा कर नहीं पाया था, जिसकी वजह से इन्हें बार बार धक्के खाने पड़ रहे थे। उस मौलाना को ढूंढने के लिए फैजान के बड़े भाई और पापा निकलते हैं और वो मौलाना इन्हें मिल जाता है किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ। ये लोग उसे अपने घर पे बुलाते हैं। तो जब घर में मौलाना को बुलाया गया तो मौलाना ने बोला आपके घर में बहुत दिक्कत है, सबसे पहले तो जितनी भी आत्माएं एंटिटीज आपके घर के बाहर खड़ी हैं इन्हें भगाना पड़ेगा और आपके घर को कील से टुकवा के बंधवाना पड़ेगा। मौलाना इनके घर तक पहुंचने वाला था, लेकिन पहुंचना इतना आसान नहीं था। मौलाना के साथ कोई ना कोई ऊंच नीच हो जाती थी, कभी सामान गायब, कभी तबीयत खराब, कभी कुछ ना कुछ। लेकिन मौलाना जानता था कि ये इसके पीछे कौन है। उस घर का जिन था, फैजान के ऊपर के जिन जो है ये सब कुछ कर रहे थे। मौलाना कैसे ना कैसे घर के बाहर पहुंचते हैं, कीलों से घर को ठोकते हैं, स्पिरिट्स को भगाते हैं, और जब घर के अंदर जाते हैं तो वो मौलाना बोलते हैं मैं कुछ क्रिया करने वाला हूँ, इसके बाद तेरे को उल्टी आएगी, उस उल्टी को तेरे को इस बाल्टी में करना है। जब क्रिया की जाती है फैजान को उल्टी आती है और उस उल्टी में से चाय, हड्डी और बहुत सारी चीजें मिलती है जिससे ब्लैक मैजिक का पता चलता है। वो मौलाना फैजान के बड़े भाई को बोलते हैं किचन में से आटा लेके आ, और वहां से एक गुड़िया बनाता है और उस स्पिरिट को, उस जिन को उस गुड़िया में कैद करता है और उस गुड़िया को बीच में से काटता है, तो उसके अंदर से भी बहुत सारा ब्लैक मैजिक का सामान मिलता है। उस जिन को वो अपने साथ बांध के अपने साथ लेके चला जाता है और फाइनली आके ये जो परिवार है ये मुक्त होता है। लेकिन एंड में जो मौलाना था वो बहुत कुछ बता के चला गया था कि तुम्हारे ऊपर ये दिक्कतें रुकेंगी नहीं, अगले 1-2 साल तुम्हारे चाचा चाची दादा दादी तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। और उसका जो रीजन था वो यही था कि तुम्हारे बच्चे आगे जाके बहुत कुछ करने वाले हैं। किसी तांत्रिक से उन्होंने पता करवा रखा था कि तुम्हारे बच्चों का आगे राजयोग है। और फैजान के पापा बहुत अच्छा अर्न करते थे, जिसकी वजह से उनके रिलेटिव बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। उनके भाई इतना चिढ़ते थे कि फैजान की जान लेने पर वो उतारू हो रखे थे। मौलाना ने बहुत सारी चीजें करी, घर को बांधा, ताबीज दी और फाइनली फैजान को मौत के मुंह से बाहर लाया गया।
अब फैज़ान, उनकी मम्मी पापा सब बहुत ठीक हैं और वो अपने रिलेटिव से बिल्कुल कट के रहते हैं। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में फैज़ान ने कहा कि अक्षय भाई, पूरी जनता जनार्दन को ये बता देना कि किसी के हाथ से कुछ खाए ना, क्योंकि माँ बाप के अलावा आपका कोई भी सगा नहीं है और कभी भी आपको कोई भी धोखा दे सकता है। मैंने कितनी वीडियोस में ऐसा पहले भी बोला है कि किसी के हाथ का मत खाओ, अपने मम्मी पापा के अलावा किसी पे भरोसा मत करो, कोई इंसान आपका नहीं है। और एट द एंड यही बोलूंगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फेसबुक को भी आपको ऐसे ही प्यार देना। हमारा यूजर नेम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर, उसको भी फेसबुक पर जाके फॉलो कर लीजिए। जो फेक अकाउंट है उनको हम तो देख ही रहे हैं, आपको भी दिखे तो उन्हें रिपोर्ट कर देना। इसके बाद यही बोलूंगा, आपकी भारी डिमांड पर पॉडकास्ट हमने स्टार्ट किया, तो आप भी पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आपको करना क्या है, व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्वेरी डाल देनी है कि हमें पॉडकास्ट में आना है, अपनी रिकॉर्डिंग भेज देनी है। जो रियल इंसिडेंट है हमारी टीम रिव्यू करके आपको जो है कॉन्टैक्ट में लेके आएगी। दिल्ली में हमारा सेंटर है, अगर आप कंफर्टेबल हुए तो आप आ सकते हैं और पूरा अपना जो रियल इंसिडेंट है वो जनता के सामने बता सकते हैं, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले। इसके बाद अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है न्यू व्यूअर्स से खास करके, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि सबसे पहली ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आप तक पहुंचे। मैं हर वक्त काम करता हूं आपके लिए, आपका इतना सा बस आभार चाहूंगा कि आप भी हमारे चैनल को उस तरीके से सब्सक्राइब कर लें। और नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। वो आई, उसे पता था कि ये झूठ बोल रही है, इसे कुछ नहीं है, ये बस फ्रॉड ही है। बोलने का हाँ तुम तो वहाँ से हो, वो तो उसके कहने लगे हाँ ये वो है, और वहाँ मुझे फोटो कोट लेकर जाने लगे। वो इतना झूठा था कि वो हाँ वो दिखाता था कि हाँ मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मेरे को तो वो अच्छा हो गया हूँ, मैं तो ईमान ले आया हूँ।